दोस्तों, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हमें केवल विदेशी शासन से स्वतंत्रता ही नहीं मिली, बल्कि एक बहुमूल्य संविधान मिला जिसने हमें प्रजातंत्र दिया और एक सपना दिया कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि जहाँ पर अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर और गरीबों को सब्सिडीज़, आरक्षण और बहुत से और अधिकारों के लिए सुविधा दी जाए। अब ताकि सब लोग, एक गरीब बच्चा भी अगर होनहार है वो रेस में पिछड़ ना जाए, सबको बराबरी के अवसर मिले। हालांकि वो कितना कमा पाते हैं या वो किस ओहदे पर बैठते हैं या उनकी काबिलियत पर भी निर्भर करेगा, लेकिन कल्याणकारी राज्य अवसर सबको प्रदान करता है। पर ये सपना स्वाभाविक है कि एकदम से पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना उस समय राजस्व था कि सब योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाया जा सके, और ना ही उतनी तकनीक उस समय विकसित थी, और शासन की भी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं थी। हाल के वर्षों में ये सब चीज़ें अब अच्छाई की तरफ बदल रही हैं, और अब हम देखते हैं कि न केवल राज्य ने जो हमारे कल्याणकारी जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, और जो योजनाएं हैं वो भी पिछले 10 साल में 250 से बढ़कर करीब 350 हो चुकी है। और जो हमारा वेलफेयर का बजट है केंद्रीय सरकार का, वो 10 लाख करोड़ सालाना से बढ़कर 25 लाख करोड़ हो चुका है। इसीलिए हम देखते हैं कि अब बहुत सारी नई योजनाएं अब न केवल कागज़ों में है बल्कि ज़मीन पर भी उनका असर दिखने लगा है। करोड़ों लोगों को मकान मिले हैं, टॉयलेट्स मिले हैं, फ्री राशन मिल रहा है हर महीने, और इसी तरह से पेंशन योजना, शिक्षा ऋण इत्यादि बहुत सारी स्कीम्स की लिस्ट है, जिसमें हम सब में जाने की इस छोटे वीडियो में अवसर नहीं है, परंतु हम मोटे तौर पर समझते हैं सबसे पहले कि ये योजनाओं का लाभ किन लोगों को मिलेगा, उनकी पात्रता क्या होगी। देखिए, कुछ योजनाएं तो सभी दलितों के लिए हैं या महिलाओं के लिए हैं या वृद्धों के लिए हैं, तो वो नाम से पता चल जाता है। पर जो सामान्य योजनाएं हैं उनके लिए भी कुछ पात्रता चाहिए। जैसे 2011 के सेंसस के साथ एक सामाजिक सेंसस किया गया था, जिसमें पाया गया कि 25 करोड़ जो देश के परिवार थे उस समय, उसमें से 12 करोड़ को सहायता की ज़रूरत है, और उनकी सूची बनाकर अब एक वेबसाइट पर रख दी गई है जिसका नाम है PMAJY, और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार उस लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम या परिवार का नंबर उसमें है तो आप इन योजनाओं के पात्र हो जाते हैं। तो ये अभी मैं बताऊंगा कि उस लिस्ट को कैसे चेक करना है, पर पहले ये समझ लें कि 2011 के इस सेंसस में किस आधार पर सूची में लोगों को शामिल किया गया या हटाया गया। तो इसके कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरियन थे, यानी कि निकासी के, और कुछ इंक्लूजन शामिल करने के। अब एक्सक्लूजन में थे, जैसे अगर आपके परिवार के पास 4 पहिया गाड़ी है तो आपको सूची में नहीं रखा गया, इनकम टैक्स देते हैं तो नहीं रखा गया, अगर आप सफाई कर्मचारी के अतिरिक्त कोई सरकारी नौकरी है आपकी तो नहीं रखा जाएगा, इस तरह। और जो इंक्लूजन क्राइटेरियन थे, जैसे आप अगर कच्चे मकान में रहते हैं या आप मजदूरी का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली सूची में रख लिया गया। अब अगर आपका नाम इस सूची में ना हो तो आप, ऐसा नहीं है कि
कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको मैं 3 नंबर देता हूँ जहाँ पर आप फ़ोन मिलाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपका नाम अगर शामिल किया जा सकता है अभी या नहीं। ये नंबर है 14555 और हरियाणा का विशेष नंबर है 1800 180 2415 और एक और नेशनल नंबर है 1800 1165। आप एक बार जब इनसे बात करके यदि आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा तो आपको एक परिवार पहचान पत्र या पीपीपी नंबर मिल जाएगा। तो आपके परिवार को ये इन योजनाओं के लिए लाभ लेने में सरलता रहेगी। अब यदि आपका नाम आ जाता है तो उनका फिर पंजीकरण के लिए आप बढ़ सकते हैं। पंजीकरण के लिए क्या क्या चाहिए होगा? कुछ दस्तावेज चाहिए। उसमें सबसे पहले आधार आपका होना चाहिए और उसी में आपकी जन्म तिथि भी होती है और पता उससे अलग भी हो सकता है, लेकिन आधार नंबर ज़रूरी है। मोबाइल नंबर उस आधार से जो लिंक्ड है वो आपको देना होगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक अकाउंट नंबर। अगर आपका बैंक अकाउंट अभी नहीं खुला है तो आप आसानी से जाकर किसी भी सरकारी बैंक में ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट खोल सकते हैं और वही आपका पते का प्रमाण पत्र भी हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी की एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना चाहते हैं, अतिरिक्त कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि जाति के आधार पर या दिव्यांगता के आधार पर, तो उसका प्रमाण आपको प्रमाण पत्र भी तैयार रखना चाहिए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन जाने से पहले। अब ऑनलाइन जाने का क्या मतलब है कि ये सब वेबसाइट पर ही सारे फॉर्म भर दिए जाएंगे और उसी से आपको एक रसीद मिलेगी जिसको आप लेकर लाभ अपना शुरू करवा सकते हैं। अगर आपके पते पर या आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना स्वतः शुरू ना हो तो आप एसडीएम ऑफिस अपने एरिया के जा सकते हैं। अब जब आप पंजीकरण करेंगे इन सब दस्तावेजों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो पहले ये सारे फ़ोटो समेत दस्तावेज पहले से इकट्ठे करके रख लें। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक सुरक्षित फ़ोल्डर बनाएं और फ़ोटोकॉपीज़ अलग रखें और उन सब की फ़ोटो अपने मोबाइल में भी रखें। और यदि आप खुद ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं फॉर्म तो फिर आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं जो कि करीब 1.5-2 लाख पूरे देश में खुले हुए हैं और साइबर कैफ़े भी जा सकते हैं। वहाँ छोटा सा शुल्क लेकर वो आपके पंजीकरण जिस स्कीम में आप चाहते हैं वो करवाने में मदद कर देंगे। आप पहले से ये देख लें कि आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह में कोई क्लैश ना हो, यानी कि आधार में कुछ और नाम लिखा हो और आपके पते के प्रमाण में या राशन कार्ड में कुछ और नाम हो, बैंक अकाउंट में कुछ और नाम हो, तो फिर आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी गलती हो तो पहले वो ठीक करा लें और ये सब अब ऑनलाइन ठीक कराया जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और ये ठीक करने में भी आपको साइबर कैफ़े और ये जो सर्विस सेंटर हैं, नागरिक सेवा केंद्र या वो आपको मदद कर देंगे। एक दो जो सावधानियाँ जनरली बहुत काम आती हैं। कभी भी आप अपने आधार वगैरह की कॉपी बगैर साइन किए डेट डाले और किस पर्पस के लिए वो कॉपी दे रहे हैं वो ना दें। और दूसरी बात यह है कि जो सब जानते हैं, अपना बैंक और एटीएम का पिन नंबर और अपना मोबाइल में आया ओटीपी और पासवर्ड अगर आपका कोई है ऐप वगैरह पर, वो किसी को भी ना बताएं। कहीं आप सुरक्षित लिख के रख लें, यदि आप भूल सकते हैं तो उनकी एक लिस्ट बना के लिख के रख लें जो किसी और को ना दें। और एक ये है कि जब भी आपको कहीं साइन करना हो तो बगैर पढ़े साइन ना करें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं खुद तो सुन लें किसी विश्वसनीय व्यक्ति से कि आप कहाँ साइन करने जा रहे हैं, उसमें पहले से क्या लिखा है। अब सब स्कीम्स का जैसे मैंने कहा आज हम ब्यौरा नहीं दे सकते, तो हमने उदाहरण के लिए
एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्कीम है जो उस समय काम आती है जब इंसान को सबसे ज़्यादा सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, और वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अ, ये बीमारी में आपके परिवार को सालाना 5 लाख रुपए केंद्र की तरफ से, और यदि आपके राज्य की सरकार भी दे रही है तो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से। पूरे साल में इतना खर्चा आपकी किसी भी बीमारी का और परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर करीब 5 या 10 लाख आपको फ्री सरकार की तरफ से इलाज किया जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है तो भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनको अब अपग्रेड करके बहुतों को, करीब 2 लाख ऐसे सेंटर हैं जिनको आरोग्य मंदिर बनाया गया है, यानी कि जहाँ पर अब आपके टेस्ट वगैरह भी हो पाएंगे, कंसल्टेशन और दवाई तो मिलेगी ही, और इनमें भी आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। अब ये कहाँ पर है आपके एरिया में, मैं उसका उदाहरण अभी दूंगा, पर इसकी पात्रता क्या है, यानी कि किन लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। एक तो जो भी 70 साल से बड़े हैं उनको ये सारी सुविधाएं, चाहे उनकी कितनी ही आमदनी हो, जायदाद हो, वो उनको मिलेगी। जो 70 साल से कम उम्र के हैं वो, जैसा मैंने कहा, जो 2011 का सामाजिक सेंसस हुआ था उसमें जो 12 करोड़ परिवारों की सूची बनी है उन सबको मिलेंगे, और उसमें किस आधार पर चुना गया वो मैं आपको बता चुका हूँ, या उसमें कैसे नाम शामिल कराया जा सकता है ये भी मैंने आपको बताया है। अब इस योजना के लिए आपको, जब आप पंजीकरण कराएंगे, या आयुष्मान कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, जिसको आपको मोबाइल में फ़ोटो लेके रखना है ताकि आप अस्पताल में दिखाकर लाभ उठा सकें। तो उसके पंजीकरण के समय आपको आधार कार्ड दिखाना है, मोबाइल नंबर देना है और बैंक खाता नंबर देना है। बैंक खाता जैसे मैंने बताया, कोई भी बैंक में आपका अगर नहीं है तो ज़ीरो बैलेंस से भी आप सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं। उसके लिए आधार और अपना पता लेके जाना है। अब योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर कभी भी आपको इसकी ज़रूरत, भगवान ना करे, अगर पड़ जाती है अस्पताल की, तो आप अपना आयुष्मान कार्ड वहाँ पर दिखाएंगे, चाहे मोबाइल नंबर से भी दिखा सकते हैं, और जो आपको मैंने बताया कि वेबसाइट पे जाके बनवाना है। और उसके बाद अब जो कौन से, ये सब अस्पतालों में आपको सुविधा नहीं मिलेगी। ये एम्पैनल्ड यानी कि सूचीबद्ध अस्पताल हैं जिनमें आपको जाना पड़ेगा। आपको अपने एरिया के अस्पताल आप सर्विस सेंटर पर पूछ सकते हैं, मेरे लिस्ट देख के बता दीजिए। मैं आपको आज गुरुग्राम में जो अस्पताल हैं जहाँ पर कि ये सुविधा उपलब्ध है उनके नाम और फ़ोन नंबर बता रहा हूँ। आयुष्मान अस्पताल ट्रॉमा सेंटर, ये हीरो होंडा चौक पर है, 0124 4035971। सिविल अस्पताल सेक्टर 31, 0124 232 20102। पार्क अस्पताल सेक्टर 47, 0124 6746 आरवी हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 90, 6262800800। संजीवनी अस्पताल सेक्टर 66, 9899365230। शिवम अस्पताल सेक्टर 30, 0124 4039 002। इसी तरह से यदि आपको केवल डिस्पेंसरी जाना है, एडमिट नहीं होना है, तो आप क्लिनिक में जाना पड़ेगा आपको। तो वो आरोग्य मंदिर बसई गांव में है, चौक पर, और बाजगेरा गांव में भी है। और यदि किसी और जगह आप रहते हैं तो उसकी अपने पास के आरोग्य मंदिर की जानकारी आप इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। सिविल सर्जन गुरुग्राम का नंबर है 0124 23222412। अब कई बार लैंडलाइन नंबर ऑफिसर्स नहीं उठाते हैं, तो आप इनको ईमेल यदि भेजेंगे तो ज़्यादा अवसर है कि आपको इसका जवाब दिया जाएगा, यानी कि आपके पास कौन सा आरोग्य मंदिर है और उसका पता क्या है, फ़ोन क्या है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा इस ईमेल आईडी पर dhs.csgrg@hry.mh
तो अब इस जानकारी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है यदि आप इस जानकारी में रुचि रखेंगे, लाइक्स भेजेंगे, तो हम आगे भी इसी तरह की अन्य योजनाओं पर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। वैसे मेरी एक सचित्र पुस्तक अब हिंदी में आने वाली है, जिसमें सारी योजनाओं की जानकारी एक जगह आपको मिल पाएगी। ये लाइब्रेरीज में भी रखी जाएगी और अंग्रेज़ी में ये पहले से उपलब्ध है। और एक ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जॉयविल जो परिवार है, यहाँ पर अभी एसोसिएशन नवनिर्वाचित है और इनका अगर सहयोग रहेगा तो हम अपने परिवार के जो गार्ड्स, मेड्स और गार्डनर्स वगैरह हैं, उनको डायरेक्ट भी एक मीटिंग करके उनके सारे फॉर्म्स वगैरह भरवाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद में कि फिर मुलाकात होगी, आपकी रुचि अगर रही। धन्यवाद, नमस्कार।